स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में। यह हमारा सेट 1 है सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले हमने सामाजिक का और पेपर भी डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमने इंग्लिश के भी काफ़ी सारे सेट डाल दिए हैं, विज्ञान का भी डाल दिया है, गणित के भी काफ़ी सारे सेट डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, उसमें आप ज़रूर देखें। और आपको सभी सेट सॉल्व करने हैं। कोई भी सेट आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपके ज़िले में आ सकता है, क्योंकि हर ज़िले में अलग पेपर होने वाला है। तो आपको सभी सेट सॉल्व करने हैं, जितने भी पेपर आपको मिलेंगे सब आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सामाजिक विज्ञान का पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के अंतिम वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा, सर्वप्रथम भारत आने वाले पश्चिमी ताकत पुर्तगाली। शेर मैसूर किस नाम से जाने जाते हैं? टीपू सुल्तान के नाम से। प्रश्न नंबर 4 गलत है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? जयपुर में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है उदयपुर के डबौक में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था, 2005 में किया था। प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया? अनुच्छेद 17 में। 1857 से सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेरठ में। कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है संसद की। प्रश्न नंबर 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, राजस्थान स्थापना दिवस है 30 मार्च। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहलाती है, कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात डूंगरपुर जिले में है। और भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, हाँ या ना में उत्तर देना है। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भोपाल सिंह थे, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ, गलत है। आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म था, गलत है। 1857 से गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा, बिल्कुल सही है। अब है प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम बताने हैं। तो हथकरघा उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, चरम उद्योग, मिट्टी के बर्तन का उद्योग। प्रश्न 14 है, 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रमुख केंद्र कौन से थे? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वर्तमान हरियाणा और राजस्थान के कुछ भाग और हिस्से। प्रश्न 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां घटित हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटित हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, घुमंतू किसानों की 2 विशेषताएं लिखिए। ये झूम खेती करते हैं, ये लोग एक जगह पर टिककर नहीं रहते थे। प्रश्न नंबर 17 है, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली 2 योजनाओं के बारे में बताना है। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगला है स्वावलंबन योजना। प्रश्न नंबर 18 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह किस बात पर जोर देता था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और यह दूसरों की सेवा व परोपकार पर जोर देता था। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? समझाना है। पहला देखिए, कंपनी द्वारा राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। अगला, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। अगला, सामान्य जनता की अप्रसन्नता। अगला, राज्यों के अधिक मामलों में हस्तक्षेप। प्रश्न 20 है, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी जांच के आधार पर मामले का विचार टिका होता है। इसलिए पुलिस का यह कर्तव्य है कि वे अपराध की जांच तीव्र गति और निष्पक्षता से करे, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 21 है, ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, सब बताया हुआ है इस चार्ट में, आपके किताब का ही चार्ट है। खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन, कोयला और जल विद्युत। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। इसके लाभ हानि सब बताई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। परिवहन, पेट्रोल, रसायन उद्योग का आधार,
हानि लिखी हुई है। लाभ देखिए प्राकृतिक गैस के, आसानी से परिवहन, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता। ईंधन देखिए सुप्राय और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। कोयला विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरित करने में उपयुक्त होता है। जल विद्युत प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है और सस्ता भी होता है। तो ये हमारे परंपरागत स्रोत थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, भूस्खलन किसे कहते हैं और इसे रोकने के बारे में बताना है। देखते हैं। देखिए, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल या मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह के कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय भी है। और रोकने की आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रावधान निम्न है। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों में मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना चाहिए। इस प्रकार इन क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए थोड़ा छोड़ा जा सके। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार बनाना चाहिए। भूस्खलन को रोकने के सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना कम भूस्खलन होगा। सतही अफवाह तथा झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। देखिए, ये था हमारा पूरा उत्तर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, बताना है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के नियंत्रण से मुक्त होती है। इससे अपने कार्य की शक्तियां सीधे संविधान से मिलती है। साथ ही न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा विमुक्ति भी सरकार का दखल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24 है, कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिखाए गए हैं या दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, समझाने हैं। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार को निम्न प्रकार से हैं, या किताब में दे रखा है बच्चों। देखिए, समानता का अधिकार है पहला। कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर और सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको यहाँ तक लिखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, या और ज़्यादा बड़ा करना है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। इस अधिकार में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक लिख सकते हैं आप, आगे का लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में आने जाने या रहने या कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने के अधिकार शामिल हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है मानव व्यापार, जबरिया श्रम या फिर 14 वर्ष से कम की उम्र में बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। प्रश्न नंबर 4 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या हैं। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा या धर्म के अनुसार उसका प्रसार करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 5 है, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है उस राज्य में उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखना है। देखिए, देखते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 के भारत के तत्कालीन वायसरॉय करजन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है।
अगला देखिए, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट करना है। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता संसाधनों की सक्रियतापूर्वक उपयोग करना है और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। यदि हम संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतोत्पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। कागज को व्यर्थ खर्च न करना, जल व विद्युत का उपयोग मितव्ययता से करना, प्लास्टिक का उपयोग न करना, कम करना, पेड़ पौधों अधिक से अधिक लगाना और उनकी देखभाल करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनसे हम संसाधनों का संरक्षण करने में मदद कर सकते हैं ताकि भविष्य में सभी को पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो सकें। प्रश्न नंबर 27 देखिए, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है। अरब सागर, मुंबई, कोलकाता, कर्क रेखा, गोवा और जम्मू कश्मीर। तो आइए देखते हैं मैप। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अरब सागर। अरब सागर है ये वाला जो नीला पार्ट है पूरा, ये अरब सागर होता है, ये अरब सागर हो जाएगा। उसके बाद में हमें एक गोवा देखना है। ये गोवा देखिए, यहाँ पे ये बिंदु जो दे रखा है ये गोवा है। और हमें क्या पूछा गया था देखते हैं, मुंबई, कोलकाता और जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर है ये नीला वाला पार्ट, जो नीला नीला दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, गोवा मैंने बता ही दिया है, महाराष्ट्र में मुंबई है। अब हमें कर्क रेखा बतानी है। कर्क रेखा देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, हल्का सा राजस्थान में से होती हुई, मध्य प्रदेश से होती हुई, इस तरह से आपको बनानी है कर्क रेखा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा पेपर कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का। इसी प्रकार अब अन्य भी हमारे पास जैसे ही प्रश्न पत्र आएंगे आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। और आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप एक साथ सभी प्रश्न पत्रों को हल कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाइए और देखिए सभी प्रश्न पत्र सभी विषयों के। धन्यवाद। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये सेट अगला सेट है, हमने पहले सेट कर लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप सभी 8वीं बोर्ड के पेपर एक साथ खोल पाएंगे और सॉल्यूशन देख पाएंगे। तो आपको सभी पेपर सॉल्व करने हैं, सभी सेट सॉल्व करने हैं। आपको बार बार नहीं पूछना है कि आपके ज़िले में कौन सा आएगा, आपके ज़िले में कोई भी पेपर आ सकता है। इसलिए सभी पेपर्स की तैयारी आपको पूरी करके जानी है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर लाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के थे। महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे? पंजाब के राजा थे। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। निम्न में से कौन सा संसाधन है? उपयुक्त सभी संसाधन है। अगला है चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है उपयुक्त सभी। हीरा, सोना, प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका है। ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं सरपंच। चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया गया है? सीमेंट उद्योग में। अगला है निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला है सही मिलान करना है। वैदिक फार्म द से मिलाएंगे मृदा संरक्षण से। जल ग्रह पृथ्वी से मिलाएंगे। मांस को मिलाएंगे टुंडा संपत्ति। गिद्ध को मिलाएंगे अपमार्जक को। और सामुदायिक भूमि को मिलाएंगे साझा संपत्ति संसाधन से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है वर्ष 2005 आ जाएगा से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। यहाँ पे आएगा हाशिएकरण का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकल दिया जाए। अगला है आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की
गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। अगला, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु चिरंजीवी योजना प्रारंभ की गई है। प्रश्न नंबर 14 है, जनसंख्या पिरामिड है एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। यह जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है। प्रश्न नंबर 15 है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? जयपुर जिले में है। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाएं बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और भामाशाह योजना। अगला है राजस्थान की नील जनजाति, ये नील नहीं आएगा बच्चों, यहाँ भील जनजाति है, ये गलत है। भील जनजाति कहाँ निवास करती है, किन जिलों में निवास करती है? भील जनजाति आएगा बच्चों, ये भील जनजाति है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, और कुछ क्षेत्र उदयपुर के भी आते हैं। अगला है, नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? नील की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। प्रश्न 19 है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत में राज्य खुद के धर्म से दूर रखता है। राज्य जो होता है खुद को धर्म से दूर रखता है, यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, स्वतंत्रता न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधानपालिका के दखल से स्वतंत्र है। साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा विमुक्ति से में भी सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं होता है। प्रश्न 21 है, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? इसमें क्या होता है, अदालत में सरकारी वकील ही राज्य के पक्ष में प्रस्तुत करता है और सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष रूप से वे अपना कार्य करे और ठोस गवाही सबूत पेश करे। प्रश्न नंबर 22 देखिए, खनिज किसे कहते हैं और पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वे खनिज कहलाता है। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं जिनका वितरण विश्व में काफ़ी आसान होता है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक आवश्यकताओं द्वारा निर्मित होते हैं और अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण के आधार पर पहचाने जाते हैं। खनिजों के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, धात्विक और अधात्विक। और हमें पेट्रोलियम का पता लगाना है कि अब अप्रकृतित पेट्रोलियम के जो प्रक्रम होते हैं वे विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये सभी उत्पाद अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, अतः इसलिए इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह 1857 के संघर्ष में क्या योगदान दिया, स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं। आउवा के ठाकुर के 1857 संघर्ष के योगदान निम्न प्रकार से हैं। पहला है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह दिल्ली की ओर से एरिनपुरा के विद्रोहियों से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ आउवा ले गए। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था और जो ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 में बिठूरी पाली में कैप्टन हितकोट के व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन को चैलावास के युद्ध में हराया तथा उसका सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। तो ये थे आउवा के ठाकुर के जो उन्होंने योगदान दिया 1857 की क्रांति में। अगला है, मंगल पांडे कौन थे और 1857 के मुख्य नायकों के नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। मंगल पांडे बैरकपुर में कंपनी की सेना में सिपाही था। अब देखते हैं विभिन्न। मंगल पांडे थे, बहादुर शाह जफर था, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला साहब, बख्त खान, कुंवर सिंह, ब्रजेश कद्र और रानी अवंतीबाई लोधी आदि। ये सभी कौन थे? जो संघर्षकर्ता थे, प्रमुख नायक थे 1857 की क्रांति के। अगला देखते हैं प्रश्न। ज्योतिराव फुले के सामाजिक विचारों तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे?
आइए देखते हैं 25वें का उत्तर। ज्योतिराव फूले, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की। इन्होंने जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। और लोगों के पास निम्न कारण थे लड़कियों को स्कूल न भेजने के। पहला, लोगों को डर था स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी, इससे अपने आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक जगहों को होकर गुजरना होगा, जिससे वे बिगड़ जाएंगी। और देश के कई भागों में लोग ऐसा मानते थे यदि लड़की शिक्षित होगी तो बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत तथा पुनः पूरित हो जाते हैं। प्रायः इनकी मात्रा असीमित होती है। अनवीनीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिनका भंडार सीमित होता है तथा पुनः पूरित अथवा नवीकृत होने से हजारों वर्ष लगते हैं। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखना है। आइए देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा करने हेतु लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। इस बाग में केवल एक ही निकास था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए इन निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिया। इन नागरिकों में महिलाएं, बच्चे शामिल थे। उनमें से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। नगर में पहले ही मार्शल लॉ लगा हुआ था। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए जनरल डायर ने 200 भारतीयों तथा 50 अंग्रेजी सैनिकों के साथ इस बाग में प्रवेश किया और उन्हें निकास द्वार बंद कर भीड़ भाड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को मार दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्य किए। पहले देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या था। पंजाब में हुए अत्याचारों तथा खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरोध में मिलकर अभियान चलाने तथा स्वराज की मांग हेतु महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गतिविधियां देखते हैं गांधी जी की। शीघ्र ही असहयोग आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, श्री राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1920 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ा आयातों में भारी गिरावट आई गई। स्वदेशी का व्यापक प्रचार हुआ। चरखे का काफी प्रचार हुआ। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना। जी नीचे का हमें नहीं पढ़ना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, जल उपलब्धता की समस्याओं को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है तथा पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल उपलब्ध है, किंतु इनमें से अधिकांश जल लवणीय है जो मनुष्य के उपयोग में नहीं आता। पृथ्वी पर केवल 2.7% जल ही अलवणीय है, जिसमें से भी लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अतः मनुष्य के लिए मात्र 1% अलवणीय जल ही उपलब्ध हो पाता है, किंतु अत्यधिक उपयोग एवं जल प्रदूषकों के कारण कई देशों में जल का संकट उत्पन्न हो गया है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी, फसल की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर। आज विश्व में अनेक जिलों में जल संकट से गुजर रहे हैं। जल संसाधनों का संरक्षण। वर्तमान में विश्व में शुद्ध एवं प्राप्त जल स्रोत की उपलब्धता बड़ा संकट बनता जा रहा है। अतः
जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। जल संसाधन के संरक्षण हेतु निम्न उपाय किए जा रहे हैं। पहला है अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल कृषि रसायनों में विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के मुख्य कारक हैं, प्रदूषक हैं। इनमें शुद्ध जल का बचाव करना चाहिए। प्रदूषित जल को विभिन्न विधियों द्वारा शोधित कर पुनः प्रयोग में लाना चाहिए। वन और वन्य वनस्पतियों आवन धरातलीय प्रवाह के मंद करते हैं तथा वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। अतः वनों का विस्तार किया जाना चाहिए। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाली नहरें को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से खेती में सिंचाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम इसमें से नीचे वाला करते हैं 30 में। वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि में हमें अंतर बताना है। तो देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं की पूरी करने हेतु की जाती है। निर्वाह कृषि को पुनः ग्रहण निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि में विभाजित किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में अधिक श्रम व संसाधनों से वर्ष में एक से अधिक फसल बोई जाती है, जबकि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन व पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल की जाती है। अब हमारा लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि हमें मैप का प्रश्न है। राजस्थान के मानचित्र में हमें 5 स्थान बताने हैं। अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा, बांसवाड़ा। मैं आपको सारे बता देता हूँ ताकि कोई भी मिले एग्जाम में आपको। देखिए, ये हमारा राजस्थान का मैप है। जयपुर इसकी राजधानी है। जयपुर के बगल में देखिए सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, बारां, कोटा, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। इस प्रकार से हैं ये सारे हमारे 33 जिले। तो आपको ये सभी लर्न करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा पेपर, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का अगला सेट। इससे पहले हमने सेट कर लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देखिए, पूरा सॉल्व करिए और पूरे में से पूरे नंबर लेके आइए। तो जुड़ रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है। धन्यवाद।